नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सदन में बहस और अंतहीन सच। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव में जमकर तकरार हुई। बहरहाल शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन का संग्राम सदन का अंतहीन सच कहा जा सकता है। अखिलेश ने पिछले बजट के खर्च पर सवाल किया तो योगी प्रहार की मुद्रा में आ गए। गौवंश के लिए काम के सवाल पर योगी ने कहा कि सपा को सिर्फ कब्रिस्तान की चिंता है। वहीं जातिगत जनगणना पर भी योगी ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। पेश है हमारी एक खास पेशकश, सदन में बहस, अंतहीन सच। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन संग्राम। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन गहमा गहमी वाला रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव में एक बार फिर भिड़ंत से माहौल में गर्मी आ गई और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। कभी तालियां बजी तो कभी शोर शराबा हुआ। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के भाषण पर शेर पढ़कर जवाब दिया। कहा, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। गलत तो नहीं बोला? हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है, याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी, मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है, रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। सपा प्रमुख व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी ने एक दूसरे पर जमकर शब्दमार चलाए। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले यहां के युवाओं के सामने पहचान का संकट था, पर उसके बाद डबल इंजन की सरकार में प्रगति दिख रही है। उन्होंने कहा कि आज यूपी के बारे में लोगों की भावनाएं बदली हैं और लोग इस राज्य को सम्मान की नजर से देखते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अनुपूरक बजट पर हो रही चर्चा का जवाब दे रहे थे। अखिलेश का पिछले बजट के खर्च पर सवाल। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इसके औचित्य पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि पिछले बजट का 63% पैसा खर्च नहीं हुआ है, तो फिर इस अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है। और इस दौरान उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों से खरीदवाया। कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 से 18% क्यों कर दिया गया। सपा को चिंता कब्रिस्तान की। हमारे माननीय सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही कि वो घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं ये चीजें। आपके कंट्रोल में अगर चीजें होती तो न जाने कहां पहुंच गया होता है स्टेट। क्योंकि $1 ट्रिलियन का अगर सपना आप दिखा रहे हैं तो $1 ट्रिलियन का सपना कैसे पूरा होगा। अगर $1 ट्रिलियन का सपना पूरा कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या है जो आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा कर रहे हैं। आप
और तब जब रोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है आपकी, हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कितनी महंगाई है, कहां पहुंच गई महंगाई, आखिरकार इसका मुनाफा कहां जा रहा है, मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। सवाल महंगाई का तो है, लेकिन सवाल इसके साथ साथ मुनाफे का भी है कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है। बिजली को लेकर के बहुत बजट मांगा है और रखा गया, हमेशा ही रखा जाता है बिजली को लेकर के। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये दावा कर सकता हूं और आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की बिजली के सुधार में अगर किसी सरकार ने फैसले लिए थे तो वो समाजवादी सरकार थी। उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध है। मैं अध्यक्ष महोदय, बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के सवालों का सीएम योगी ने चुन चुनकर जवाब दिया और सपा सरकार के दिनों की याद दिलाई। सीएम योगी ने सदन में अखिलेश यादव के सामने कहा कि 2017 के पहले सरकारों को विरासत की चिंता नहीं थी, चिंता थी तो बस कब्रिस्तान की। हमारी सरकार ने पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया। अखिलेश सरकार को चिंता ही नहीं थी कि कैसे किसी पर्यटन क्षेत्र को विकसित करें, बस चिंता थी कब्रिस्तान की। जातिगत जनगणना पर योगी का जवाब। वहीं अखिलेश यादव ने सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार जातिगत जनगणना पर चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देती, पिछड़ा और दलितों की स्थिति क्या है, जाति का जनगणना की मांग पर सरकार का क्या रुख है। बहरहाल अखिलेश के इस बयान का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो जाति लाते हैं। गरीब का हक, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, तब इंसेफ्लाइटिस बढ़ता था, तब पीडीए याद नहीं आया था, तब तो राजूपाल की हत्या कराते थे या अखिलेश निषाद की हत्या कराते थे। अराजकता और गुंडाराज चरम पर था। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन योगी जी ने कहा कि सांड नंदी है और उनका संरक्षण कर रहे हैं। आज सड़क पर ट्रैफिक और पुलिस से ज्यादा सांड दिखाई देते हैं। गौशाला की क्या दुर्दशा है, क्या 250 करोड़ काफी है। सड़क पर हर जगह मवेशी है। गौशाला के नाम पर केवल लूट हो रही है। पिछली बार भी सूची दी थी कि जिनकी जान सांड से गई उनकी कितनी मदद की गई। सिर्फ 250 नहीं 5000 करोड़ दे। गौवंश के लिए काम का दावा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव की चिंता गौवंश नहीं है, गौवंश के लिए हमने काम किया है। ये सच नहीं है कि हमने सिर्फ 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं गौवंश के लिए। 11 लाख गौवंशों के लिए हमने काम किया। बताया कि इसके लिए 3000 करोड़ रुपए हैं हमारे मूल बजट में। अखिलेश ने उठाया स्वास्थ्य का मुद्दा। बजट 174 करोड़ रुपए केवल, और ये नियत इनकी ये है कि ये अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पे दे दिए जाएं। सरकार ये बताए कि क्या अस्पतालों को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं? क्या प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? हालांकि मुझ पे तो लिमिटेड जानकारी है, लेकिन उस सरकार, क्योंकि इनके सरकार के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। क्या बागपत का आप प्राइवेट उसमें नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल? क्या हाथरस में प्राइवेट पार्टनरशिप से हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं आप? मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कासगंज में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैनपुरी में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमीरपुर में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या महोबा का आप नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? और यही नहीं, माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं और माननीय सदस्य जो वहां बैठे हैं, ये खुद महसूस करते होंगे कि अगर कभी सिफारिश की होगी, सिफारिश करते रहे होंगे, उसको बेड नहीं मिला होगा। बेड नहीं मिलता। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होनी है तो उसके लिए ऑनलाइन आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट होगी। उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? हार्ट को लेकर के कितना इंतजार करना पड़ेगा आपको? कभी कभी किडनी डायलिसिस की बात करते हैं। अगर ये किसी ने शुरू किया था अध्यक्ष महोदय,
तो समाजवादी पार्टी के समय पर फ्री डायलिसिस अस्पतालों में शुरू हुआ था। न केवल फ्री डायलिसिस शुरू हुआ था, जबकि फ्री टेस्ट हो गरीबों के, और एक एग्जाम्पलरी हॉस्पिटल्स बनाए थे। और मैं आज भी कहता हूं, मैं किसी योजना से किसी गरीब का लाभ हो जाए उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं अच्छी बात है, आयुष्मान योजना बने, उससे भी अच्छी योजना लेकर के आए। लेकिन मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जो कभी नेताजी ने सोचा था, समाजवादियों ने जो करके दिखाया था कि एक बार गरीब अस्पताल में पहुंच जाए, उसे किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, उसका पूरा इलाज दवाई मुफ्त हो, से पैसा नहीं देना पड़े। लोहिया इंस्टीट्यूट, लोहिया हॉस्पिटल उसी आधार पर है, सैफई भी उसी आधार पर है। यहां पर माननीय सदस्य जो आसपास के क्षेत्र से रहते होंगे वो जानते होंगे कि अगर कोई गरीब गया होगा उसका इलाज हुआ होगा। लेकिन आप मेडिकल कॉलेजों की हालत क्या कर दी आपने। यहां पर जौनपुर के भी माननीय सदस्य बैठे होंगे, मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है जौनपुर की, आजमगढ़ की मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है। आप लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज बताओ क्या हालत है उसकी, मेरठ में क्या हालत है, सहारनपुर के मेडिकल क्या हालत है, क्या हालत है वहां की। और अयोध्या का तो बनाया समाजवादियों ने दिया है, अब तो खराब कर दिया इन्होंने। अयोध्या भी अध्यक्ष महोदय समाजवादियों की देन है वहां देने की। तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि आप बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं आप, लेकिन इलाज क्यों नहीं मिल रहा है। क्या गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज मिल रहा है। आप बताइए किस मेडिकल, बहराइच के मेडिकल कॉलेज में एडमिट क्या मिल रहा है इलाज, बांदा के मेडिकल कॉलेज में। और फिर कैंसर जैसी बीमारी बहुत गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बैठे हैं, वो जानते होंगे, जब उनके पास एप्लीकेशंस माननीय सदस्य या जनता दरबार में जो जाते होंगे लोग, जो दरखास्त पहुंचाते होंगे, मैंने आंकड़े नहीं देखे लेकिन मैं जानता हूं अखबारों के माध्यम से और जानकारी जो हासिल होती है उसके माध्यम से, सबसे ज्यादा कैंसर के लोगों की सरकार से मदद होती होगी। नेता सदन बैठे हैं, अगर आज भी आंकड़े मंगाएंगे तो सबसे ज्यादा बीमारी और बीमारी को लेकर के पैसे मांगने की, चाहे वो इलाज दिल्ली में हो रहा हो, चाहे कहीं मुंबई में हो रहा हो, चाहे लखनऊ में, सबसे ज्यादा मांग उसकी है कि कैंसर की बीमारी के लिए पैसा चाहिए। एक बहुत वर्ल्ड लेवल का रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, वो माननीय मंत्री जी है नहीं। माननीय मंत्री जी को मैंने एक बार कुछ कह दिया सेवक की जगह, तब से उन्होंने अपने सभी हैंडलों पे वही लिख लिया है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी अंग्रेजी हिंदी में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैंने कोई बात अंग्रेजी में कह दी, हालांकि वो सेवक है। कैंसर इंस्टीट्यूट कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा, केवल नाम बदल दिया। क्या सरकार बताए उसमें डायरेक्टर अपॉइंट हो गया? क्या जो पर्याप्त डॉक्टर्स की जरूरत थी वो अपॉइंट हो गए? क्या वहां पर जो अपॉइंटमेंट्स होने थे, जो नंबर्स डॉक्टर्स के थे, क्या पूरे हो गए? वहां पर जो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत थी क्या पूरे हो गए? मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी जो इंस्टीट्यूट चलाने के लिए डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट चलाने के लिए जो प्रोफेसर्स, जो स्टाफ की जरूरत थी वो पूरी कर पाई होगी सरकार। और जब सरकार उसको डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पा रही है तो कैसे उम्मीद करोगे कि उसमें इलाज मिल जाएगा? और फिर वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से यूपी में खराब है और इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है? अस्पतालों में प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है। कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए? कैंसर के इलाज के लिए सरकार ने क्या किया? कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम बदला और सेवा पर कुछ नहीं किया। डॉक्टर अपॉइंटमेंट का क्या हुआ?
सपा सरकार में होते थे खेल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार में कैसे खेल होते थे इसकी मिसालें हैं। सत्ता की डकैती कैसे होती थी इसका उदाहरण है। 265 करोड़ के डीपीआर के बाद 821 करोड़ खर्च होने के बाद भी जेपी एनआईसी पूरा नहीं हो पाया। ऐसा ही गोमती रिवर फ्रंट में 146 करोड़ डीपीआर से 665 करोड़ गए। फिर 2016 में 1513 करोड़ किया। 1437 खर्च होने के बाद भी काम अधूरा। अनियमितता की हद है। सीएम ने कहा कि अनुपूरक बजट से सरकार सर्वांगीण विकास की सोच को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश आज सरप्लस प्रदेश माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा रखे आंकड़े सही नहीं है। आज प्रदेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, शीरा उत्पादन में इथेनॉल प्रोडक्शन नंबर 1 है। दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन पूर्व मंत्री और लखनऊ पूर्व से विधायक रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के बाद सदन स्थगित हो गया, जबकि दूसरे दिन वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वर्ष 2023 और 24 का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली थी, जिसे शीतकालीन सत्र में रखा गया। जातीय जनगणना पर सरकार को घेरा। में कम लोग थे या ज्यादा लोग थे? सबसे पहले एक कुशवा नौजवान था, वो आंदोलन को लीड कर रहा था, उसकी नौकरी गई थी। वो 1700 बच्चे पिछड़े और दलित थे, इसलिए तब वो मांग उठी है और उसके बाद से मांग जाति जनगणना की शुरू हुई। मुझे याद है लोकसभा में मैं मेंबर था, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के उस समय की लीडरशिप से न केवल नेताजी ने बल्कि शरद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और दक्षिण भारत के जितने नेता थे, जितने दल थे, उन सब नेताओं ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। 1931 के बाद, आजादी के बाद अगर किसी ने जाति जनगणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है, उसी रास्ते पर। इसलिए आज हम नई राजनीति के नए उसी पुराने सिद्धांत को अपना करके चल रहे हैं। और यहां जितने लोग बैठे हैं, आज कुछ भी कहें सामने, कुछ भी सामने कहें, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बिरादरी के लोगों से कहते हैं हम तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं। आप पूछ लीजिए इनसे, ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये भी सुन रहा था, सरकार कहती है ये जुडिशियल मामला है, प्रिजुडिस है। अगर ये मामला है तो ये बताए सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है कोर्ट में, क्या एफिडेविट दिया है सरकार ने कोर्ट में। इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का। बताओ, हमारे नेता यहां इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? क्या मंत्री बने रहोगे इसीलिए आप उनके लिए साथ ये करोगे व्यवहार? आप बताइए, रॉन्ग साइड कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ हुई, आरक्षण को लेकर के हेराफेरी हुई। क्या आपको नहीं पता हेराफेरी? आप तो मोबाइल छीन रहे थे।
अगर वो बात कर रहे हैं अपनी, कभी कभी होता है ब्लड प्रेशर होता है कुछ लोगों को, चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें लगाई थी सरकार ने वो सब फेल हो गई, सब मशीनें फेल हो गई, कुछ चल नहीं हो तो मुझे नहीं पता। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। कब का एड था? 5 दिसंबर का अटैचमेंट था, 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। रिटर्न टेस्ट जून में हुआ 2019 में, और आज तक उन्हें लड़ना पड़ रहा है डबल बेंच की बेंच में। केस अभी भी रेगुलर सुनवाई हो रही है आपकी। और जो एफिडेविट दिया सरकार ने, वो क्या एफिडेविट दिया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है, मतलब ऐसा एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसके हम 1 नंबर देंगे आपको। ये गलती किसकी थी? क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना किसकी गलती थी? मैं तो अपने जो जातीय एजेंडा को मन ही मन में मांग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर लॉलीपॉप मंत्री नहीं है आप लोग, तो ये एफिडेविट जरूर पढ़ना आप लोग। ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है, और उनकी मदद होनी चाहिए। उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है, और एक बार लाठी नहीं खाए हैं, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के। कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जबकि विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। सरकार में जो पिछले वर्ग के मंत्री हैं वो जातीय जनगणना को लेकर अपना मत स्पष्ट करें। वहीं सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी जातीय जनगणना को लेकर सरकार को घेरा। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि आखिर बीजेपी जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है। आपको बता दें कि तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान सपा विधायक लालजी वर्मा ने अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए। इसके साथ ही सपा विधायक रागिनी सोनकर ने अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा के आधार के मुद्दे पर सरकार से प्रश्न किए, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए है। विभिन्न परियोजनाएं हैं जिन्हें हम पूरा करेंगे। विपक्ष पटरी से उतर गया है और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।